नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज एमपीपीएससी 2023 का द्वितीय पेपर हुआ, प्रश्न पत्र 2। तो हम देखेंगे कि प्रश्न पत्र का जो लेवल था वो कैसा था। देखा जाए तो क्वेश्चन थे एनालिटिकल ज़्यादा थे। वे बच्चे जो फैक्ट को बहुत रटते हैं उनके लिए आज का पेपर थोड़ा कठिन हो सकता है, और वो बच्चे जो चीज़ों को बहुत सोचते हैं, समझते हैं और चिंतन करते हैं उनके लिए आज का पेपर बेहद ही सरल रहा होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो हम पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसके जो 3 मार्कर हैं कि भारतीय संविधान की 3 संघीय विशेषताएं इंगित करें। बेसिकली जो फेडरल फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो लिखने थे। तो सीधी सी बात है, 2 स्तरीय सरकार रहती है, 7वीं अनुसूची है। उसके बाद आपका जो एक और इसमें क्या हो जाएगा, लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, ये इसकी संघीय विशेषता हो जाएंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जनहित याचिका के 3 मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न्यायिक समावेशीकरण, दूसरा हो जाएगा मानव अधिकारों का संरक्षण और मूल अधिकारों का संरक्षण, वंचितों को न्याय। आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं इसमें। न्यायिक समीक्षा के 3 महत्व क्या है? तो सीधी सी बात है, न्यायिक समीक्षा एक तो सरकार को तानाशाह बनने से रोकती है। दूसरा, जो कार्यपालिका और विधायिका हैं वो अपने सीमाओं में बंधी रहती हैं। और तीसरा, जो अवैध कानून है या मूल अधिकार वगैरह का जो हनन करते हैं उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। तो मूल अधिकारों की रक्षा होती है इससे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था देखी गई है? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में वैसे तो बहुदलीय व्यवस्था है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1970 तक एक दलीय व्यवस्था रही। 1970 के बाद बहुदलीय व्यवस्था रही और गठबंधन सरकारें बनी, और वर्तमान में आज फिर ये एक दलीय सरकार या दो दलीय सरकार की तरफ बढ़ रही है। सॉरी, एक दलीय या दो दलीय जो दल होते हैं ना उनकी तरफ बढ़ रही है। उसके बाद नागरिक समाज के दायरे में क्या शामिल है? तो नागरिक समाज के दायरे में सबसे पहले तो जो धर्मार्थ ट्रस्ट हैं, सामुदायिक संगठन हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, ये सब नागरिक समाज के दायरे में आते हैं। नीति आयोग के 7 स्तंभों का उल्लेख कीजिए। तो समता, समावेशिता, उसके बाद सर्वोदय, उसके बाद आपका सुशासन, उसके बाद आपका सशक्तिकरण, उसके बाद दो और हैं, मैं भूल रहा हूं, दो और हैं, आप देख लीजिए। 7 स्तंभ में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 2 मुद्दे लिखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है कि सैन्य, जो सेना के लोग मानवाधिकार हनन करते हैं उसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और दूसरा, 1 वर्ष से पुराने मामलों का ये उठा नहीं सकता है। फिर है चुनाव के समय मीडिया की क्या भूमिका होती है? तो सीधी बात है, जनता को जागरूक करना, जनमत का निर्माण करना, चुनाव प्रचार के लिए स्थान उपलब्ध कराना। उसके बाद गैर सरकारी संगठन को परिभाषित करें तो सीधी बात है, सरकार से स्वतंत्र ऐसा संगठन जो बिना लाभ की आशा से सामाजिक विकास के कार्य करता है। उसके बाद है बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया? तो बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया कि जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र नहीं आ सकता। यानी समता, स्वतंत्रता और भाईचारा उस लोकतंत्र के मूल स्तंभ हैं। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण को सच्चे लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है? तो सच्चा लोकतंत्र उन्होंने बोला था कि राज्य शक्ति की जगह जनशक्ति और राजनीति की जगह जननीति जब होगी तो सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा। उसके बाद है जेएल नेहरू के पंचशील सिद्धांत के कोई 3 बिंदु लिखिए। तो 3 बिंदु सीधी सी बात है कि अनाक्रमण की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, परस्पर प्रेम भाईचारे की नीति, ये 3 लिख दी। वैसे 5 हैं बट आप 3 लिख सकते हैं कोई भी। पुरातन प्रशासन और नव प्रशासन के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो वैसे तो अंतर बहुत हैं, लेकिन अपन क्या लिख सकते हैं कि जो मूल्य और उसके बाद समता, और उसके बाद 2-3 चीजें ऐसी डाल सकते हैं जो बेसिकली 3 ईज हैं, जो इकोनॉमिकल, इफिशियंट, और इफेक्टिव। ये सब चीजें पुरातन में नहीं थी लेकिन नए वाले प्रशासन में है। नियंत्रण की अवधि को परिभाषित करें। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। सत्ता की सीमाएं क्या हैं? तो सत्ता की सीमाएं, सत्ता क्या करती है? भ्रष्टाचार को जन्म दे सकती है, सत्ता तानाशाह बना सकती है, सत्ता लोगों का शोषण कर सकती है। फिर देखते हैं 5
नंबर वाले जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी लिख सकता है। वही प्रस्तावना को महत्व की संविधान का स्रोत बताता है और संविधान के उद्देश्य बताता है, संविधान की व्याख्या में सहायक है, संविधान का कुंजी नोट है। तो ये सब उसकी महत्व है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। उसके बाद किन आधारों पर भारतीय संविधान सभा की आलोचना की जाती है? कि वकीलों का स्वर्ग था, कांग्रेस के जो सदस्य थे उनका यानी कि स्थान ज्यादा थे। उसके बाद जो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे वो अवैध रूप से निर्वाचित थे। संविधान सभा अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। संविधान सभा ने बहुत अधिक समय लिया, बहुत अधिक पैसा खर्च किया और संविधान सभा ने नकल का संविधान बनाया। उसके बाद मतदान व्यवहार के अध्ययन का क्या महत्व है? तो महत्व सीधा सा यही है कि इससे पता पड़ता है कि मतदाता कैसे अपना मतदान करता है। जो राजनीतिक दल हैं इसके आधार पर अपनी नीतियां निर्धारण करते हैं, चुनाव प्रचार में सहयोगी होता है, विभिन्न मुद्दों को उठाया जा सकता है, ये इसका महत्व है। उसके बाद है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की गतिविधियों का दायरा क्या है? तो ये बेसिकली इसके कार्य बताने थे। तो कार्य वही है कि जो लेखा परीक्षा है उसको करता है, उसके बाद जो लोक लेखा समिति है उसकी सहायता करता है और सरकार को उत्तरदायी बनाता है। बस ये इसके दायरे हैं। सरकारी भ्रष्टाचार को भी उजागर करता है। केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख उद्देश्य हैं शासन में पारदर्शिता लाना, प्रशासन में पारदर्शिता लाना, प्रशासन को उत्तरदायी बनाना, जनता तक सूचना की सुलभ पहुंच उपलब्ध कराना और अगर जनता को सूचना मिले तो सूचना ना मिले तो संबंधित अधिकारी को दंड देना। बेसिकली ये सुशासन की स्थापना करता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभावी प्रदर्शन के 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कारण क्या हो जाएगा? नौकरशाही, लाल फीताशाही। दूसरा कारण हो जाएगा भाई भतीजावाद, परिवारवाद। तीसरा महिलाओं की अनदेखी। चौथा स्थानीय नेतृत्व की कमी। पांचवा राज्य सरकार की विवेकाधीन शक्तियां। और ऐसे भी कई बहुत सारे कारण हैं, भ्रष्टाचार। उसके बाद है राम मनोहर लोहिया की लघु इकाई प्रौद्योगिकी की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो इसमें राम मनोहर लोहिया जी बोलते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में छोटी छोटी इकाइयों की, आर्थिक इकाइयों की स्थापना होनी चाहिए जिसमें कि लोगों को रोजगार ज्यादा उपलब्ध होगा। तो जो बेसिकली हर किसी के पास रोजगार उपलब्ध होगा तो हर कोई आगे बढ़ेगा, लोगों में उद्यमशीलता का सृजन होगा। और यह जो दर्शन था वो गांधीवादी दर्शन से प्रभावित था। उसके बाद है राज्य के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि राज्य बहुत बुरा होता है क्योंकि इसका आधार हिंसा पर टिका होता है। तो इसलिए जो गांधी जी हैं वो राम राज्य की परिकल्पना करते हैं और उनको प्रशांत अराजकतावादी बोला गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि राज्य ना हो, जब सब चीजें सही होंगी तो राम राज्य की स्थापना होगी। तो ये गांधी जी के राज्य के बारे में विचार है। उसके बाद है लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण को संक्षेप में समझाइए। समग्र दृष्टिकोण मतलब जो इंग्लिश है इसका इंटीग्रल व्यू, यानी कि लोक प्रशासन में वो सभी चीजें शामिल हैं, चाहे वो नीति निर्माण हो या कार्यपालन हो। तो एक प्रशासन में जितनी भी गतिविधियां होती हैं तो ये वाला दृष्टिकोण उन सबको शामिल करता है लोक प्रशासन में। चाहे ऊपर वाला सदस्य नीति निर्माण कर रहा है, बीच वाला सदस्य कार्यपालन कर रहा है और चाहे वो चपरासी क्यों ना हो प्रशासन में, वो उन सबकी गतिविधियां लोक प्रशासन में आती हैं। तो ये लोक प्रशासन का समग्र दृष्टिकोण है। संगठन के शास्त्रीय और आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं में अंतर करें। तो सीधी बात है, जो पुरातन था यानी शास्त्रीय था उसमें वैल्यूज की कमी थी, बंद व्यवस्था माना संगठन को उसने, यांत्रिक था। और जस्ट अपोजिट इसका ये हो गया। दी 2-3 और लिख दो, बहुत सिंपल। 10 मार्कर थे, 3 मार्कर थे। उसके बाद फिर अपन 11 मार्कर में आते हैं कि भारतीय संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु इसके मूल ढांचे में नहीं चर्चा करें। तो चर्चा सबसे पहले हमको जहां से चर्चा चालू करनी है कि जो अपने केरलवाद था, कौन से भारतीय थे, यानी 1973 में जो वाद हुआ था केशवानंद भारतीवाद, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि संविधान में संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में नहीं। अब मूल ढांचा पता ही नहीं है किसी को, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम डिसाइड करेंगे। हम कैसे डिसाइड करेंगे? कि जो भिन्न भिन्न वाद होते हैं उनके आधार पर उसने उनको डिसाइड किया। जैसे कि संविधान के मूल अधिकार हैं, उसके बाद संघीय व्यवस्था है, न्यायपालिका है,
और जो निर्वाचन है, ये सब यानी कि मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। अब मूल ढांचे की डेफिनेशन क्या है कि संविधान के ऐसे प्रावधान जो संविधान के ऐसे अनिवार्य प्रावधान जो संविधान में मूल हैं और उनमें परिवर्तन करना संभव नहीं है, तो उनको मूल ढांचा। लेकिन आज तक मूल ढांचे की डेफिनेशन नहीं बनी है। हर कोई अपने तरीके से मूल ढांचे को परिभाषित कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो ये बोलता है कि जो संसद है वो संविधान के किसी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है, बशर्ते, यानी अगर इस संशोधन के द्वारा संविधान का जो मूल ढांचा है वो अगर प्रभावित होता है तो ऐसा संशोधन नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसके बारे में यही चर्चा करनी थी। तो इसके पीछे क्या आधार है? तो सीधी बात है, इसके पीछे एक न्यायिक आधार है। और मूल ढांचे की क्या महत्व है तो उसके बारे में वर्णन कर देंगे कि ये संविधान की रक्षा करता है, मूल अधिकारों की रक्षा करता है, केंद्र से राज्यों की रक्षा करता है कि केंद्र कहीं तानाशाह नहीं बन जाए। तो ये सब मूल ढांचे हैं, मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं और यही चर्चा करनी थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय पहलू पर चर्चा करें। तो इसमें सीधा सीधा जीएसटी पे चर्चा करनी थी। ठीक है। उसके बाद भारत की समकालीन गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करें। गैर पारंपरिक यानी जो पहले से नहीं चली आ रही, वर्तमान में क्या क्या, जैसे किसान आंदोलन, आंतरिक सुरक्षा के लिए भैया खतरा है। फिर दूसरा, मणिपुर में जो चल रहा है अभी, विभिन्न जो जनजातियां उनके बीच जो चल रहा है, वो भी एक खतरा है। अब नक्सलवाद इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो परंपरागत है। उसके बाद जो नशे का व्यापार है, नशा जैसा फैलता जा रहा है। उसके बाद जो साइबर युद्ध है, क्योंकि ये परंपरागत नहीं है, साइबर युद्ध हो गया। उसके बाद जो डीप फेक चल रहा है, सोशल मीडिया पे जो फूहड़ता चल रही है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए एक तरीके से खतरा है। क्योंकि जो फूहड़ता चलती है, आर्मी के जवानों को हनी ट्रैप कर लिया जाता है और उनसे बातें निकलवा ली जाती हैं। तो ये सब गैर परंपरागत जो सुरक्षा चुनौती है वो है, इन पर चर्चा करनी थी। उसके बाद है भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से मतलब है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष एवं बिना भय के चुनाव कराए। अब इसके मार्गदर्शक सिद्धांत सीधी बात है, संविधान है, मूल अधिकार हैं, उसके बाद आपका धर्मनिरपेक्षता है, उसके बाद आपका लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था है। तो ये सब उसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। उसके बाद फर्स्ट पास द पोस्ट व्यवस्था का भारतीय संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो जो हमारी जो चुनाव प्रणाली है लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों में, तो उसके बारे में वर्णन करना था कि भैया कोई भी खड़ा होगा, जैसे 4 लोग हैं, अब उसमें से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीता हुआ मान लिया जाएगा। तो इसकी आलोचना कैसे करनी है वो आपको करनी थी कि यानी कि कोई आदमी 50% से ऊपर नहीं ला रहा, कोई आदमी 20% भी ला रहा है और उसकी अगर सबसे ज्यादा है तो वो भी जीत रहा है, तो वो बहुमत का नेता कैसे हो सकता है? तो ये तो उसकी आलोचना हो जाएगी। पर साथ ही साथ हमें इसका पॉजिटिव वे में भी लिखना है कि अ, भारतीय जनता भी इतनी ज्यादा जागरूक नहीं हुई है कि वो दूसरे वैलिड सिस्टम यानी दूसरी चुनाव पद्धति को अपना सके। तो ये सब इसमें वर्णन करने थे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो ये पुराने वाले सिलेबस से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के दे दिया गया। तो उसमें 5 अधिकार हैं। सबसे पहले सुरक्षा, सुनवाई, संरक्षण और मूल भाव, और उसके बाद एक और है 5, यानी 5 अधिकार हैं किसी भी उपभोक्ता के। इन्हीं का वर्णन कर देना था आपको सीधा सीधा। कौटिल्य की विदेश नीति की समकालीन प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। तो सीधी बात है कि सीमा पे लगे राज्य मित्र हों या शत्रु हों, उसके बारे में लिख देना है। जो शत्रु राज्य से लगे हुए हैं वो क्या होना चाहिए, संधि और युद्ध के बारे में उनकी क्या अवधारणा थी, जैसे चीन के साथ अभी हमारा चल रहा है, या पाकिस्तान के हमारा साथ चल रहा है, या दक्षिण एशियाई देशों के साथ हमारा चल रहा है, या चीन की जो साम्राज्यवाद की नीति है कि बिजगिसु शासक है वो साम्राज्यवादी होता है। तो चीन उसी राह पे चल रहा है, लेकिन इंडिया किस पे चल रहा है? इंडिया चल रहा है संधि और युद्ध वाले पे, कि भैया किससे संधि करनी है, किससे युद्ध करना है। तो अपना जैसे पाकिस्तान के साथ है उसको अपन दबा के रखते हैं, क्योंकि ऐसा बोला है उसने कि कमजोर राज्य है तो दबा के रखो उसको अपने एकदम। अब चाइना पता है कि कमजोर राज्य नहीं है, तो उसके साथ हम मित्रता भी रखते हैं और जब मौका पड़ता है तो झपट पड़ते हैं। तो ये सब चीजें उसके बारे में लिखनी थी। उसके बाद है आत्मनिर्भरता सरदार पटेल के आर्थिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक थी, व्याख्या करें। तो सरदार पटेल बोलते हैं कि कम खर्च करो, अधिक कमाओ और आत्मनिर्भर बनो। इसी बिंदु को आपको पूरा
खींच देना था, जो आपके विचार आते। उसके बाद है संगठन के मानव संबंध सिद्धांत, एल्टन मेयो का जो था मानव संबंध सिद्धांत की, मानव यानी संगठन में मानव संबंध कैसे होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए कि सामूहिक होना चाहिए। जब सामूहिक रूप से व्यक्ति काम करता है तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, और उसके फिर उन्होंने सिद्धांत दिए, उनका वर्णन करना था। लोक प्रशासन में सामसायिक रुझानों और मुद्दों पर चर्चा करें, तो सीधी बात है 3E की परिकल्पना, विकास प्रशासन और निजी प्रशासन के विधियों को अपनाया जाना, मूल्यों को अपनाया जाना, प्रासंगिकता को अपनाया जाना, समता को अपनाया जाना। उसके बाद लोक प्रशासन डिलीवर यानी कि संवेदनशील कैसा है। तो ये सब नई अवधारणाएं आ रही हैं, विशेषज्ञों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो अपने निम्न अभिकरण होते हैं, अभिकरणों के माध्यम से काम कराया जा रहा है, ठेका पद्धति वगैरह, ये सब चीजें इसमें लिखनी थी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं, हाँ फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, कृषि में व्यवसायीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो सीधी सी बात है, वही एग्रीमेंट आधारित खेती, कृषि में निजी निवेश को आकर्षित करना, यही कृषि का व्यवसायीकरण है, और ऐसी फसलें बोना जो बाजार में शीघ्रता से बिक सके। मुफ्त सवार से आपका क्या तात्पर्य है। तो अगर किसी को भी मुफ्त सवार, फ्री राइडर के बारे में पता हो तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख घटक, तो सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख घटक एवं लाभार्थी, तो प्रमुख घटक कौन से हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद सड़क, बिजली, पानी, ये सब घटक हैं सामाजिक सुरक्षा के। और लाभार्थी कौन कौन है, तो वंचित वर्ग, SC ST, महिला, बुजुर्ग, दिव्यांगजन, LGBTQI, ये इसके लाभार्थी हैं। उसके बाद है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो वो योजना में लिखा है किसानों का कल्याण करना, किसानों की आय दुगनी करना, किसानों को पूंजी उपलब्ध कराना, ग्रामीण विकास करना, आप लिखिए। उसके बाद है मध्य प्रदेश आधारभूत संरचना के विकास में किन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय योगदान प्राप्त हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन एकदम से सीधा नहीं आ रहा होगा, यानी अब जिसने बजट पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, लेकिन हर बार पूंजीगत व्यय कहां कहां जाता है, आधारभूत संरचना, सीधी बात है सड़क या उद्योग संकुल हो गए, या फिर अपना जो उद्योग क्लस्टर होते हैं उनके लिए पूंजीगत व्यय है। तो ये सब आधारभूत संरचना में हो गया। मध्य प्रदेश में हब एंड स्पोक मॉडल क्या है। तो कृपया इसको कमेंट में, अगर जिस किसी को भी आता हो तो कमेंट में जरूर बताएं, हब एंड स्पोक मॉडल। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ, तो 12वीं तक की जो स्कूली शिक्षा होती है उसको प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार बाल श्रमिक किसे माना गया है, 14 वर्ष आयु से कम के बच्चे जो श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 363A में भी ये दहेज से संबंधित है, आप इसको देख लीजिए। जन्म के बाद के 4 संस्कारों के नाम लिखिए। तो गपुंसी, तो उसके बाद होता है हाँ जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण और अन्नप्राशन, ये जन्म के तुरंत बाद के 4 संस्कार हैं। कौन सी कमेटी ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी तथा कब की थी। तो मेरे हिसाब से एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन जो बलवंत राय मेहता समिति है 1957 में बनी थी, हो सकता है उन्होंने की हो, और आप भी इसको सर्च कीजिए। गैर सरकारी संगठन का अर्थ लिखिए। तो वो जो पहले फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन था सेम रिपीट यहां हो रहा है। स्वास्थ्य क्या है, तो WHO की डेफिनेशन, शरीर की वह दशा जो सामाजिक मानसिक एवं नहीं मानसिक शारीरिक सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, जो रोग से निवृत्त हो, ऐसा कुछ डेफिनेशन है, आप देख लेना, बड़ी सिंपल डेफिनेशन थी इसकी। गौंड जनजाति के प्रमुख देवता, तो बूढ़ा देव, नारायण देव। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य क्या है। तो SC ST जो बालिकाएं होती हैं उनको आवासीय शिक्षा प्रदान करना। अब आते हैं व्यवसाय करने से आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि भैया अवधारणा क्या है कि अच्छी आधारभूत अवसंरचना हो, लाइसेंस लेने में कम टाइम लगे, सिंगल विंडो की अवधारणा हो, और कुशल श्रमिक मिल जाएं, कुशल कर्मचारी मिल जाएं, और माहौल अच्छा हो, यानी कि उनको बाजार आसानी से उपलब्ध हो, ये सब यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत आता है अवधारणा में। साख सृजन की प्रक्रिया को समझाइए। तो जो बैंक होते हैं वो जमा स्वीकार करते हैं और ऋण बांटते हैं, यही प्रक्रिया कहलाती है साख सृजन की प्रक्रिया। बड़ा सिंपल 3 लाइन का आंसर था इसका। मध्य प्रदेश में कृषि वानिकी आधारित रेशम उत्पादन ग्रामीणों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने में कैसे सहायक है, संक्षेप में बताएं। तो सीधी सी बात है कि कृषि वानिकी के तहत जब वो रेशम उत्पादन करेंगे तो उसके धागे बनाएंगे, उसके कपड़े बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना होगी, जिसके लिए रोजगार, वहां पे स्थानीय रोजगार प्राप्त होगा लोगों को। जब रोजगार प्राप्त होगा तो सीधी सी बात है कि
ग्रामीणों को लाभदायक रोजगार प्रदान करेगा। सिंपल सा आंसर, कुछ नहीं लिखना था इसमें, फैक्ट है कुछ भी नहीं, पूरा क्वेश्चन एनालिटिकल। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक फसल प्रारूप क्या है? तो आप सभी जानते हैं, धान, धान गेहूं, गेहूं ज्वार, कपास और कपास ज्वार, ये 5 या 6 हैं, वो सब पढ़ के गए होंगे, सबसे बना होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद महिला साक्षरता को बाधित करने वाले कारकों को लिखिए। तो अभी एक कोई संगठन है, उसकी रिपोर्ट आई थी कि भारत में महिला साक्षरता को बाधित करने वाले 4-5 कारण उन्होंने बताए थे। तो पहला बताया था गरीबी है, और दूसरा सामाजिक असुरक्षा की भावना है, फिर उसके बाद सामाजिक रूढ़ियां हैं, उसके बाद बाल विवाह है, और उसके बाद घर में छोटे बच्चों की देख रेख, और जो स्कूल वगैरह होते हैं उसमें महिला केंद्रित या बालिका केंद्रित आधारभूत संरचना का अभाव। फिर उसके बाद आते हैं हम, वंचित कौन है? तो वंचित वो हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं तक उनकी पहुंच नहीं है। अब वंचित दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामाजिक रूप से वंचित और एक आर्थिक रूप से वंचित। अब इनके लिए हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, इसने बहुत कदम उठाए हैं। लोगों को फ्री में आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लोगों को भोजन उपलब्ध यानी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, किसानों को सब्सिडी दी जा रही, नहीं वो तो अलग हो गया। तो ये सब चीजें हमारी सरकार कर रही है। सबका साथ सबका विकास, सर्वोदय की भावना। कुटुंब न्यायालय, तो कुटुंब न्यायालय पे टिप्पणी करनी थी, तो सीधा सा वर्णन था कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत वे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वहां राज्य सरकार संबंधित हाई कोर्ट की सिफारिश से कुटुंब न्यायालय की स्थापना करती है। अब इसके कार्य लिख देने थे कि कार्य क्या है? विवाह, तलाक, बच्चों की कस्टडी से संबंधित मामलों का त्वरित एवं सस्ते में निपटान करती है ये। उसके बाद है जनजातियों में प्रचलित परिवीक्षा विवाह। तो परिवीक्षा विवाह, जैसे भील जनजाति है उसमें गोल गधेड़ो है, इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है, जो लड़का होता है, उसकी परीक्षा ली जाती है भिन्न भिन्न तरीकों से, और जब वो परीक्षा में पास हो जाता है तो अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर यानी की कर दी जाती है उसकी। तो यही जो परिवीक्षा विवाह है वो भीलों में गोल गधेड़ो नाम से मनाई जाती है। एक खंबा होता है, उसमें जो भील आदिवासी बच्चा होता है वो उस पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और उसको जो नीचे लेडीज वगैरह होती हैं या बालिकाएं होती हैं उसको गिराने की कोशिश करती हैं। अगर वो खंबे पे ऊपर तक चढ़ जाता है तो वो जीत जाता है, और वो जिससे चाहता है उससे शादी कर सकता है। तो गोल गधेड़ो एक तरह की परिवीक्षा विवाह है। उसके बाद है कुपोषण के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को लिखिए। तो कुपोषण के सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सीधी सी बात है, अशिक्षा है, बाल विवाह है, स्तनपान का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, पोषण का अभाव है, यानी पोषण की जानकारी का अभाव है। तो ये सब सामाजिक सांस्कृतिक में आ जाएंगे। रूढ़ियां हैं, सामाजिक रूढ़ियां हैं, बच्चे की चाह यानी पुरुष बच्चे की चाह। उसके बाद फिर 11 मार्कर में आते हैं, भारत में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो प्रत्यक्ष कर की अवधारणा एक पन्ने पे और अप्रत्यक्ष कर की अवधारणा दूसरे पन्ने पे। प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि वह कर जिनका आरंभिक एवं अंतिम भार एक ही इकाई पे पड़ता है, तो वो प्रत्यक्ष कर हैं। उसकी विशेषताएं बतला दीजिए और उदाहरण लिख दीजिए भैया की जो आय कर है, इनकम टैक्स है, क्योंकि इनकम टैक्स जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। अब अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर की डेफिनेशन क्या है कि वे कर जिनका आरंभिक भाग और अंतिम भाग दो अलग अलग इकाइयों पे लगे, उसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। इनकी विशेषता आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और उदाहरण लिख दीजिए जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, एक बेस्ट एग्जांपल है अप्रत्यक्ष कर का। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के योगदान एवं उसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसने फैक्ट रट के गया होगा उसके लिए क्वेश्चन बेस्ट था। उसके बाद मध्य प्रदेश का कृषि विपणन बोर्ड और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन अपनी पहल, भंडारण क्षमता और किसानों के लिए लाभों को ध्यान में रखती हुए राज्य की कृषि में कैसे योगदान देते हैं। तो बेसिकली ये था कि जो मंडी बोर्ड होते हैं और वेयर हाउस होते हैं वो राज्य कृषि में कैसे योगदान दे रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था कि भैया वो क्या क्या कार्य करते हैं और कैसे करते हैं, वो लिख देना था आपको। उसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जो 50 लाख तक का लोन वगैरह मिलता है। स्टार्टअप नीति है जिसमें कि जो स्टार्टअप हैं उनके जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए सब्सिडी मिलती है, किराए के लिए सब्सिडी मिलती है और कुछ छूट मिलती हैं। तो इन पहलों के माध्यम से जो एमएसएमई विकास का समर्थन कैसे करते हैं, तो सीधी बात है कि आप जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान कर दोगे तो कोई भी उद्यम लगाना बड़ा आसान हो जाएगा।
समेकित बाल संरक्षण योजना को समझाइए, तो इसके तहत वो बाल सुधार गृह खोले गए हैं और बाल न्यायालय खोले गए हैं, बाल संरक्षण गृह खोले गए हैं। तो यही सब परिकल्पना इस योजना के तहत की गई है। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कल्याण योजनाओं के विषय में लिखिए, तो 7-8 लिख देते आप भैया, कौन कौन सी पेंशन योजना है, बीमा योजना है, उनको उपकरण देने की योजना है, उनको फ्री में, यानी जो यात्रा वगैरह होती है उसमें छूट है। उसके बाद धार्मिक स्थानों पे जाने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। उसके बाद है हिंदू विवाह की प्रकृति और धारणा में क्या परिवर्तन हुए समझाइए। तो हिंदू विवाह की प्रकृति में भैया अब 7 जन्म का संबंध नहीं है, अब तो 1 जन्म का संबंध है, उस पर भी हम तलाक ले सकते हैं। तलाक की अवधारणा आ गई है हिंदू विवाह में। उसके बाद जो हिंदू विवाह का जो समय होता था, यानी कि हिंदू विवाह की जो कर्मकांड होते थे, उनका जो समय पहले जहां महीना, 2 महीना, फिर 7 दिन, फिर 8 दिन, आजकल 1 दिन में सब खत्म हो जाता है। उसके बाद अंतरजातीय विवाह बढ़ गए हैं, प्रेम विवाह की मान्यता बढ़ गई है। और उसके बाद जो विवाह की आयु है वो बढ़ गई है, बाल विवाह कम हो रहे हैं। तो ये सब, और उनके कारण बता देने साथ साथ में। भारत में स्वतंत्रता पूर्व प्रसार शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले प्रसार शिक्षा के बारे में लिखना था कि वह किसी कार्य को करने की और अच्छी विधियों का प्रचार प्रसार करना ही प्रसार शिक्षा। इसके जनक कौन थे? जे पॉल लीगन। अब इसमें लिख देना था कि भैया प्रसार शिक्षा का ऐतिहासिक क्रम, जैसे टैगोर जी ने अपने यहाँ लागू किया, उसके पहले गांधी जी ने जो नागपुर में वर्धा आश्रम है वहां पे उन्होंने उस चीज को लागू किया। इटावा पायलट प्रोजेक्ट है वो, उसके बारे में लिख देना था। तो ऐसे करके उसका ऐतिहासिक वर्णन कर देना था। उसके बाद है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, इसके दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, यानी जिन्होंने फैक्चुअल अच्छे से पढ़ा है उसके लिए सीधा क्वेश्चन ही आ गया। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में बताना था और उसके उद्देश्य बताने थे कि हम 2070 तक TFR 2.1 कर लेंगे, लेकिन अपने अभी कर ली। या फिर जो महिला मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर, वो कितनी हो जाएगी 2030 या 35, जो भी उन्होंने टारगेट रखे हैं। या फिर बाल मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर है, स्वास्थ्य कवरेज वगैरह का उद्देश्य जो उन्होंने लक्ष्य डिसाइड किए, तो उनके बारे में पूरा लिख देना था। उसके बाद है संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को उदाहरण सहित समझाइए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन कि संक्रामक रोग सब जानते हैं, असंक्रामक रोग सब जानते हैं, उनके कारण क्या होते हैं, उनका बचाव क्या होता है, और एक एक उदाहरण से उनको समझा देना था। तो देखा जाए तो आज का क्वेश्चन 80% एनालिटिकल था और 20% फैक्चुअल था। तो वो बच्चे जो चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, आज उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और मैं हमेशा ये बोलता हूं और ये मेरा सिद्धांत है कि शिक्षा को ऐसे लीजिए कि वो आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाए, ना कि आपको नौकरी दिलाए, ना कि आपका सिर्फ एक पेपर निकाल दे या आपको किसी एग्जाम में पास करा दे। और व्यक्तित्व में परिवर्तन तभी आता है जब आप पढ़ी हुई चीजों पर चिंतन और मनन करते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।